नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो इस सत्र के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हल करके आज की क्लास में देखेंगे कि मॉडल प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न दिए गए हैं तथा उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें कुल 28 प्रश्न आएंगे, जिसमें शुरू के 10 प्रश्न एक एक नंबर के बहुविकल्प यानी बहुचयनात्मक अभ्यासदा वाले प्रश्न होंगे। उसके बाद में एक एक नंबर के 10 प्रश्न होंगे अति लघुत्तरात्मक, फिर 2-2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, फिर 4-4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, फिर 5-5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और फिर 6-6 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। यानी कुल मिलाकर 80 नंबरों के लिए 28 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसका वर्गीकरण जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से होगा। और इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा वर्गीकृत अंकों का किया गया है। तो चलिए आज हम मॉडल प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र का। देखिए, पहला प्रश्न है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि साझेदार संलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। पहला कि लाभ विभाजन अनुपात बराबर होगा, सभी साझेदार बराबर लाभ विभाजन अनुपात करेंगे। दूसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये नियम कब लागू होते हैं? जब साझेदारी संलेख का अभाव हो। अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। प्रश्न कहते हैं कि साझेदार संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। तो देखिए, जो शुरू के ए बी सी है वो तीनों ही नहीं होंगे, लेकिन डी है लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा डी, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है आहरण पर ब्याज फर्म के लिए। देखिए, एक साझेदार फर्म से आहरण करता है तो वो उस आहरण पर फर्म को ब्याज देता है, तो वो साझेदार के लिए तो खर्चा होगा लेकिन फर्म के लिए आय होगा। तो इसने पूछा आहरण फर्म के लिए क्या है, तो फर्म के लिए आय है, उत्तर होगा ए। तीसरा प्रश्न, ए व बी बराबर के साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 16,000 12,000 है। सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है वह ₹15,000 पूंजी के लाता है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य होगा। देखिए, ये जो प्रश्न है वो गुप्त या छिपी हुई ख्याति विधि का प्रश्न है। आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दिया गया है। देखिए, तीसरा प्रश्न कि ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब सी है वो 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और 15,000 रुपये पूंजी के लिए क्या आता है, तो 15 चौके 60, कुल पूंजी होगी 60,000 रुपये, जिसमें पुराने साझेदार की पूंजी होगी 16,000 और 12,000 हमने लिख दी, और नए साझेदार की पूंजी है वो 15,000। तो तीनों को जोड़ा तो आ गए 43,000, 60 में से 43 घटाया तो 17,000 रुपये, तो ख्याति का मूल्य आ गया 17,000 और आंसर होगा सी, 17,000 रुपये। चौथा प्रश्न है एक्स व वाई फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, जेड को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग अनुपात होगा। देखिए, जब कोई साझेदार प्रवेश करता है और सिर्फ ये लिखा हुआ हो कि साझेदार इतने हिस्से के लिए प्रवेश करता है और पुराने साझेदारों के त्याग के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात ही उनका त्याग का अनुपात होगा। तो एक्स वाई का लाभ विभाजन अनुपात है 3:2 और 3:2 इनका त्याग अनुपात होगा, तो आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा कि ए बी व सी 2-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन ₹30,000 पर किया जाता है, तो बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए व सी अंशदान करेंगे। देखिए, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण के समय फर्म की ख्याति का जो समायोजन है वो साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। अवकाश ग्रहण के समय ख्याति खाता नहीं खोला जाता, तो इसके लिए हम प्रविष्ट क्या करते हैं, शेष रहे साझेदार अकाउंट साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट टू अवकाश या मृत साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, अब जो फर्म की कुल ख्याति है वो 30,000 रुपये। देखिए, आंसर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो इसमें बी का हम हिस्सा निकालेंगे, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी का ख्याति में हिस्सा हो गया 30,000 गुणा 2/5 12,000 रुपये। अब ए बी सी का अनुपात था 2:2:1, बी अवकाश ग्रहण कर गया। अब ए और सी का अनुपात बच गया 2:1। तो 12,000 को जब 2:1 में बांटेंगे तो एज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बीच कैपिटल। 12,000 को जब 2:1 में बांटा तो ए के 8,000 और सी के 4,000,
और बीच कैपिटल के सामने 12,000 रुपये। तो इसने पूछा है कि ए व सी का कितना अंशदार होगा, तो ए के 8,000 व सी के 4,000, आंसर होगा बी। अगला, चिट्ठे के समता व दायित्व के भाग की कुल राशि में सम्मिलित होती है। देखिए, जो हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला जो भाग है उसमें हम शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत पूंजी को शामिल करते हैं, और पूंजी कौन सी होती है जिसको हम बैलेंस शीट के टोटल या अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। तो जो राशि हमें जनता से नकद में प्राप्त हो जाती है तो उस राशि को हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं, और वो पूंजी होती है पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी कहते हैं, जो हमें जनता से नकद में प्राप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा डी, चुकता पूंजी। अगला प्रश्न, ऋणपत्रों के सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि पुष्टि की जाती है तो किस खाते को नामित किया जाएगा। देखिए, संपार्श्विक प्रतिभूति क्या होती है कि जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तथा जमानत के रूप में अपनी संपत्ति रखती है तथा अतिरिक्त जमानत के रूप में जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें हम संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। और संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए जब लेखा पुष्टि की जाती है तो पुष्टि की जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। देखिए, स्क्रीन पे आपके लिखे हुए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इसने प्रश्न में पूछा कि कौन सा खाता नाम किया जाएगा, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, नाम करेंगे। तो इसका आंसर होगा डिबेंचर ऋणपत्र उचंत खाता, और अंग्रेजी में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न 8वां, संयुक्त साहस के व्यापारिक स्वरूप का नाम है। देखिए, संयुक्त साहस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए व्यापार करते हैं तो वो संयुक्त साहस कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया साझेदारी संस्था, सहकारी समिति, व्यक्तियों का समूह, एकाकी व्यापार। तो संयुक्त साहस है वो व्यक्तियों का समूह है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न 9वां, सहशासी द्वारा प्राप्त बिल बैंक से बुनाने पर दिए जाने वाले बट्टे को नाम में किया जाता है। देखिए, जब बिल को बट्टे पर बुना लिया जाता है तो वो व्यापार के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, हानि होती है एक तरीके से। तो इसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में इसका लेखा करते हैं और प्रविष्टि बनती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो इसने पूछा सहशासी द्वारा बिल बुनाने पर कौन से खाते को बट्टे को नाम में किया जाता है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में नाम लिखते हैं और जॉइंट वेंचर खाते को डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त साहस खाते में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 10वां प्रश्न है, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000, अंतिम स्टॉक 3,000 व वर्ष के दौरान स्टेशनरी नगद खरीदी 20,000, इस व्यवहार को प्राप्ति व भुगतान खाते में किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है और ये रोकड़ बही की प्रकृति का खाता होता है। इसमें समस्त नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वो आयगत प्रकृति की हो, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति की हो, चाहे किसी भी समय की हो। यदि वो नगद भुगतान किया या नगद प्राप्त किया है तो उसका लेखा हम प्राप्ति भुगतान खाते में करेंगे। और इस प्रश्न में कहा है कि स्टेशनरी के लिए नगद खरीदी 20,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है कि जो नगद खरीदी है उसी का नगद भुगतान करेंगे, तो भुगतान पक्ष में 20,000 रुपये लिखेंगे। तो आंसर होगा बी। देखिए, दूसरा प्रश्न कि राम, श्याम व मोहन 4 अनुपात। अब जो बहुविकल्प वाले प्रश्न है वो पूरे हो गए। अब एक एक नंबर के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो शुरू हो गए। दूसरा प्रश्न है, राम, श्याम व मोहन 4:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। राम अवकाश ग्रहण करता है, श्याम व मोहन का नया लाभ विभाजन अनुपात है वो 2:1 है। फायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, फायदे का अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, तो राम तो अवकाश ग्रहण कर गया, तो श्याम और मोहन का फायदे का अनुपात जब हम निकालेंगे तो श्याम का फायदे का अनुपात हो गया नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो श्याम का नया अनुपात है 2/3, पुराना है 3/9, हल करने पर आ गया 3/9। मोहन का पुराना नया अनुपात है 1/3, पुराना है 2/9, हल करने पर आ गया 1/9। तो श्याम और मोहन का जो फायदे का अनुपात है वो आया 3:1। ठीक है, आंसर आपके सामने, आप इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तीसरा प्रश्न है, अवकाश ग्रहण किए जाने के कोई 2 तरीके बताइए। देखिए, अवकाश ग्रहण किए जाने के 2 तरीके जो होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं कि अन्य साझेदारों को सूचना देकर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, आपसी समझौते के अनुसार अवकाश ग्रहण करता है और आपसी सहमति से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो कोई 2 आप लिख दीजिए। चौथा प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या एक कंपनी अपने अंश बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार एक अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी धारा 54 के अनुसार अपने स्वेट क्षमता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार। अगला प्रश्न है 5वां, संचित पूंजी से क्या आशय है। देखिए संचित पूंजी से क्या आशय है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी समापन के समय मांगती है उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है संचित पूंजी कहलाती है। छठा प्रश्न, समरणार्थ संयुक्त साख खाते की प्रकृति किस प्रकार की होती है। देखिए समरणार्थ संयुक्त साख खाते की प्रकृति है वो नाममात्र प्रकृति की या लाभ हानि प्रकृति की का खाता होता है। अब संयुक्त साख खाता क्यों बनाते हैं कि जब संयुक्त साख में सभी सहसासी अपने लेखा पुस्तकों में सिर्फ स्वयं के लेन देनों का लेखा करता है तो लाभ हानि की गणना करने के लिए हम समरणार्थ संयुक्त साख खाता बनाते हैं। जैसे ए व बी दो सहसासी है, ए अपने लेन देनों का लेखा करता है, बी अपने लेन देनों का लेखा करता है, तो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो ए अपने लेन देनों का विवरण बी को भेज देगा, बी अपने लेन देनों का विवरण ए को भेज देगा और लाभ हानि की गणना के लिए हम समरणार्थ संयुक्त साख खाता बनाते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कहता है संयुक्त साहस का समापन कब होता है। देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख रखे हैं सभी के सभी, आप उनको पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ कि जब संयुक्त साहस की अवधि पूर्ण हो जाए या विशेष कार्य पूर्ण हो जाए तो संयुक्त साहस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी संयुक्त साहस जिस अवधि के लिए बनाया गया या जिस कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है तो वो कार्य पूरा होते ही या अवधि पूरी होते ही संयुक्त साहस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 8वां प्रश्न, प्राप्ति व भुगतान खाते में मध्य दिखाई जाती है। देखिए प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़ भी प्रकृति का खाता है, इसको गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती है। इसमें मैंने जैसे बताया कि समस्त आयगत व पूंजीगत मदों को दिखाया जाता है। तो आंसर आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि प्राप्ति भुगतान खाते में सभी आयगत व पूंजीगत मदें दिखाई जाती है। अगला प्रश्न 9वां, अनिल व सुनील की समायोजित पूंजी क्रम से 60,000 रुपये व 50,000 रुपये। कमलेश को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए 50,000 पूंजी लाता है, ख्याति की गणना कीजिए। यह प्रश्न भी है वो गुप्त या छिपी हुई ख्याति विधि का प्रश्न है और इसका सूत्र है ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब कमलेश वो 1/4 हिस्से के लिए 50,000 रुपये लेके आता है तो 500 के 20 2 लाख रुपए कुल पूंजी हो गई माइनस अनिल व सुनील की पूंजी 60,000 और 50,000 हमने घटा दी और कमलेश की पूंजी भी घटा दी 50,000 रुपये। तो 2 लाख में से 1,60,000 रुपये घटाए तो ख्याति का मूल्य आ गया 40,000 रुपये। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि एक्स वाई व जेड साझेदार है और लाभों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 10 अप्रैल 2019 को एक्स की मृत्यु हो गई। वर्ष 2018 की बिक्री व लाभ क्रम से 2 लाख व 20,000 थे। 1/1/19 से 10/4/19 तक की बिक्री 1,20,000 रुपये थी। एक्स के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए एवं जनरल प्रविष्टि कीजिए। जब देखिए कि जब कोई साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस साझेदार के लाभों में हिस्सा निकालने के लिए 2 आधार है। एक हम समय के आधार पर निकाल सकते हैं, दूसरा विक्रय के आधार पर निकाल सकते हैं। ये जो प्रश्न है वो विक्रय के आधार पर लाभ निकालने का प्रश्न है। अब इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हुई है उसके पिछले वर्ष या गत वर्ष में जो लाभ हुआ है वो विक्रय का कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत निकाला जाता है तथा चालू वर्ष में जब साझेदार की मृत्यु हुई है तो वर्ष के शुरू से लेकर मृत्यु की तिथि तक जो भी विक्रय होता है उसका प्रतिशत निकालकर हम लाभ की गणना कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है किस प्रकार से होगा। का वर्ष 2018 में लाभ का विक्रय पर प्रतिशत तो 20,000 बटा 2 लाख गुना 100 10% यानी लाभ है वो विक्रय का 10% है। अब 1 जनवरी 19 से लेकर 10 अप्रैल 19 तक का लाभ निकालेंगे तो इस अवधि की बिक्री कितनी है 1,20,000 रुपये और इसका 10% हम करेंगे तो 12,000 रुपये इस अवधि का लाभ आ गया। अब ये लाभ है वो एक्स वाई जेड तीनों का है, हमें तो सिर्फ एक्स का लाभ निकालना है तो लाभ में एक्स का हिस्सा तो 12,000 गुणा एक्स वाई जेड का जो अनुपात है वो 3:2:1 तो 3/6 कर दिया तो एक्स का हिस्सा आ गया 6,000 रुपये। देखिए जब लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार का लाभ हम निकालते हैं तो इसके लिए जनरल प्रविष्टि होती है
प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार या मर्त साझेदार। तो यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार एक्स है, तो प्रविष्टि बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है कि सुमित ने 6 लाख की मशीन हरीश से खरीदी, 50% भुगतान चेक द्वारा किया गया तथा शेष राशि के लिए कंपनी ने समता अंश 10 रुपये वाले 20% प्रीमियम पर निगमित किए। उपरोक्त व्यवहार की सुमित लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। मशीन कितने की खरीदी? 6 लाख रुपए की, जिसमें से 50% यानी 3 लाख रुपए चेक द्वारा भुगतान कर दिया और 3 लाख रुपए के लिए 10 रुपये वाले 20% प्रीमियम पर अंश जारी किए। यानी 10 रुपये तो अंश का मूल्य, 2 रुपये प्रीमियम हो गए, 12 रुपये का अंश जारी किया। तो इसकी देखिए जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होगी। तो जर्नल ऑफ सुमित लिमिटेड, देखिए मैंने जनरल प्रविष्टियाँ वो सीधे कर दिए। आप जब परीक्षा में प्रश्न कोई भी हल करो और जर्नल पूछी गई हो तो प्रारूप बना के करोगे। तो पहले प्रविष्टि मशीन खरीदने की होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट 6 लाख रुपए। ठीक है, अब ये कहता है कि जो आधी राशि है वो तो चेक के द्वारा, और आधी राशि के लिए इसने क्या जारी किए हैं? अंश जारी किए हैं 10 रुपये वाले 12 रुपये पर। तो जो दूसरी प्रविष्टि होगी वो होगी हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए बैंक के सामने तो हमने 3 लाख रुपए लिख दिए। अब नीचे वर्किंग नोट मैंने बना रखा है, वर्किंग नोट आप ध्यान से देखिए कि समतांश कितने हो गए। तो 3 लाख रुपए के लिए हम 12 रुपये का एक अंश जारी करें हैं, तो 25,000 समता अंश हम इसको देंगे। अब 25,000 समता अंश की अंश पूंजी तो होगी 25,000 गुणा 10 2.5 लाख रुपए, और प्रतिभूति प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 2 रुपये प्रति अंश है, तो 25,000 का 2 रुपये से हो गए 50,000 रुपये। तो 2.5 लाख रुपये तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिख दिए और 50,000 रुपये वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने लिख दिए। इस प्रकार से हम जब साझेदार, इस प्रकार से हमने जो मशीन खरीदी है उस मशीन के लिए जो हमने भुगतान किया नगद भुगतान के लिए, उसके लिए तो टू बैंक लिख दिया, और जो शेयर जारी किए हैं उसके लिए हमने प्रविष्टि कर दी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब संयुक्त साहस की पृथक पुस्तकें रखी जाती है तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? देखिए जब संयुक्त साहस में सभी साझेदार पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखते हैं तो 3 खाते इसमें खोले जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है मैंने, संयुक्त साहस खाता, संयुक्त बैंक खाता और सहसासियों के खाते कोवेंचर अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12वें का उत्तर। तो मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रश्न 28 उसको हम करेंगे। आज की क्लास में हम इतने प्रश्न हल करेंगे, बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आएंगे। यह जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। यदि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र के कोई भी प्रश्न में या लेखा शास्त्र के किसी भी अध्याय के किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मेहनत करें, पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।